Class 7, Chapter 2, Geography, the atmosphere. Let's learn the atmosphere. Okay. The blanket of air that surrounds the earth is known as the atmosphere. ब्लैंकेट, ओहो ब्लैंकेट तो हम लोग जब सोते हैं बेड पर तो ओढ़ते हैं ना, जिसे ब्लैंकेट कहते हैं, यानी हमारे ऊपर एक आवरण आ गया है ना। तो वैसा ही एक ब्लैंकेट अर्थ के चारों तरफ है। किस चीज़ का? एयर का। एक एयर का अच्छा खासा लेयर है अर्थ के चारों तरफ। उसी अर्थ के ब्लैंकेट को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स मोर देन 1000 किलोमीटर्स एबव द अर्थ सरफेस। जो यह एटमॉस्फेयर है यह एक्सटेंड कर रहा है मोर देन 1000 किलोमीटर्स। हमारे इस धरती पर से जहाँ हम रह रहे हैं इससे 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, वहाँ तक हमारे को क्या है? एयर है, और वो हमारा एटमॉस्फेयर का एरिया है। ओके, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यह एयर जो है अर्थ के चारों तरफ आपका एटमॉस्फेयर है ना, हजारों किलोमीटर तक एयर का सराउंडिंग्स में है। तो ये एयर आखिर रहता कैसे बंधा हुआ? तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, हम लोग भी इस अर्थ पर है कैसे? अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक ग्रेविटी नामक का फोर्स है। यही कारण है कि कोई चीज़ अगर आप छत पर चले जाओ 10 तल्ले पर, 10th फ्लोर पर, और वहाँ से जा करके एक पत्थर गिराओ, नीचे अर्थ पर चला आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है लगातार। एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। हमारा जो एयर है वो है क्या? जो आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो व्हाट इज द एयर? एयर ही बना रहा है एटमॉस्फेयर। तो एयर होता कैसा है? एयर इज ए मिक्सचर। एयर मिक्सचर है, खाने वाला मिक्सचर नहीं, हल्दीराम भुजिया नहीं, है ना। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। कई गैसेज का मिक्सचर है, कई गैसेज का मिक्सचर है एयर। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन अबाउट 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। यदि हम 100% लें तो इस पूरे एयर में, हम जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, तो नाइट्रोजन कितना है? 78%। यह 78% नाइट्रोजन है। सोच लो, मोस्टली भाग तो क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ऑक्सीजन कितना है? मात्र 21%। तो 78 और 21 मिलकर हो गया कितना? 99%। यानी 100% में से 99% क्या है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में कितना है? 21%, एंड नाइट्रोजन हाउ मच? 78%, एंड रेस्ट आर अदर गैसेज। ओके, carbon dioxides make up about 0.03% and remaining 0.97% includes other constituents such as argon, ozone and water vapor। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस एयर में मात्र ओनली 0.03% है। 1% से भी बहुत कम है। 0.03%। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? ओनली 0.03%, एंड रिमेनिंग 0.97%। और 0.97% में रेस्ट सभी गैस आ जाते हैं, जैसे आर्गन, ओजोन या वाटर वेपर भी है। इस एयर में वाटर वेपर भी है, वो 0.97% में ही है। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो गैस है एयर में वो कौन है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और थर्ड पोजीशन है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, और 0.97% में बाकी का रेस्ट गैस आता है। ओके,
सम डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आपके इस एटमॉस्फेयर में रहता है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% में बाकी रेस्ट सभी गैसेज एंड व्हाट डस्ट पार्टिकल्स। ओके, although the gases present in the atmosphere are used up in certain processes, they are also released back in the atmosphere in other processes। अब जो ये गैस है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, अब ये इस गैस का इस अर्थ पर कई तरह से उपयोग होता है, यूज होता है, और फिर उसको इसी एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक भी कर दिया जाता है। Thus, the composition of the lower part of the atmosphere remains fairly constant। और इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो ये लोअर पार्ट है जिसमें कि हम लोग रहते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। यानी आप नाइट्रोजन का उपयोग किए और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिए या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, फिर वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा टूट करके फिर वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को मिल जाता है, और इस तरह से हमेशा आपका एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा लगभग कांस्टेंट ही रहती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय लाइटनिंग एंड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल और इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। वह कन्वर्ट होता है, उसे कौन कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में? तो हमारे को कुछ प्लांट्स में, प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिस प्लांट्स के रूट्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और कैसे बैक्टीरिया रहते हैं? उस बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है? वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ता है और पकड़ कर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड convert them to proteins। Animals take in proteins by eating plants or other animals। प्लांट्स क्या करता है? उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को पकड़ा, प्लांट्स के रूट्स में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या किया? उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। अब उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स का प्लांट्स यूज करेगा, ठीक है। अब किसका यूज करेगा? इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स का प्लांट्स यूज करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन्स में। किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन्स में, ठीक है। और एनिमल्स उस प्रोटीन्स को लेता है, एनिमल्स उस प्रोटीन्स को क्या करता है? टेक इन करता है, और उससे बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स, प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को एनिमल्स ईट करके क्या करते हैं? प्रोटीन्स ग्रहण करते हैं। Nitrogen returns to the atmosphere when denitrifying bacteria act on animal wastage and in the dead bodies of plants and animals। और जो नाइट्रोजन हमने लिया प्लांट्स को खा करके, ईट करके, एनिमल्स को फ्लेश को खा करके, ईट करके, ठीक है, प्रोटीन्स के रूप में लिया, अब वह भी फिर बाद में एटमॉस्फेयर को लौटा दिया जाता है। कैसे लौटा दिया जाता है? जब हमारे शरीर से कोई वेस्ट मटेरियल निकला तो उस वेस्टेज से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन तोड़ करके बाहर निकाल देता है और एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देता है। या एनिमल्स यदि डेड हो जाता है या प्लांट्स डेड हो जाता है तो उसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है, सड़ा गला के राख कर देता है, ख़त्म कर देता है, और उसमें से नाइट्रोजन फिर पुनः एटमॉस्फेयर को रिटर्न बैक कर दिया जाता है। Oxygen is used up in processes like the respiration of organisms, the burning of fuels and the decay of organic matter। और ऑक्सीजन का भी उपयोग होता है। कैसे? हम लोग जो एयर ले रहे हैं, एयर हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। हमेशा रेस्पिरेशन जो करते हैं उसमें हम लोग कौन सा गैस उसमें से यूज करते हैं? ऑक्सीजन। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो लेते तो है एयर, तो उसमें से ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन बाकी जो है उसका यूज नहीं करते, उसे सेम मात्रा में निकाल देते हैं,
लेकिन यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब आपका गैस जलता है घर में जिस पर खाना बनता है, वहाँ भी ऑक्सीजन का यूज होता है। कोई ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है तो वहाँ भी ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन का यूज होता है। It is replaced by the oxygen released by green plants during photosynthesis. Similarly, the carbon dioxide used up during photosynthesis is released by carbon dioxide released by the respiration of organisms, the burning of fuels and decay of organic matter. तो हम सभी एनिमल्स कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। जब गैस हमारे घर में जल रहा है तो ऑक्सीजन का कंटिन्यू यूज हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन घट जाएगा। तो इसे मेंटेन करने के लिए भगवान ने प्लांट्स को एक शक्ति दी, ग्रीन प्लांट्स को शक्ति दी। कौन सा? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या करता है? रिलीज करता है। और उस ऑक्सीजन को एनिमल्स क्या करता है? रेस्पिरेशन के द्वारा लेता है। क्लियर? और जब यह फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन इनहेल किया, लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ग्रीन प्लांट्स और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से एटमॉस्फेयर में संतुलन बना हुआ रहता है। क्लियर? जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़े उसे ग्रीन प्लांट्स क्या किया? इनहेल कर लिया फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ देता है। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है। क्लियर? Thus, nature has ways of maintaining the balance of gases in the atmosphere. However, human activity is disturbing this balance by polluting the airs. इस प्रकार से नेचर तो एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने का पूरा प्रयास करता है और पूरी तरह से करती भी है, लेकिन ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो नेचर के विरुद्ध है और हमेशा एयर में पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते रहते ही हैं। जैसे हमारे जितने भी फैक्ट्रीज है उससे गैस निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। गाड़ी, हमारी जितनी भी कार हैं, ट्रक्स हैं, वो भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग रेगुलरली पॉल्यूशन प्रोड्यूसर हैं। वी आर पॉल्यूशन प्रोड्यूसर्स, नॉट वी आर नेचर गुड हैबिटर। एयर पॉल्यूशन, any undesirable change in the composition of air is known as air pollution. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि what is air pollution? तो एयर पॉल्यूशन कुछ नहीं है, अनडिजायरेबल चेंज। जैसे कि आप घर में रहते हो और आपके घर में हम कुत्ते को रख दें, बिल्ली को रख दें, चूहे को रख दें, है ना, हाथी ला के रख दें, तो क्या हो गया? अनडिजायरेबल चेंज हो गया। जो आप नहीं चाहते हो वो हो गया। तो ये क्या है? आपका अनडिजायरेबल चेंज हो गया। तो ये आपके लिए पॉल्यूशन हो गया कि भाई होम में, मेरा घर में दूसरे लोग आ गए तो पॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से पॉल्यूशन होता है जब एयर में कोई गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो वो पॉल्यूशन है। क्लियर? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. This may happen if the processes regularly regulating the composition of air are disturbed or if harmful substances are added to the air. ऐसा तब होता है जब हम कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमेशा एयर में छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। यदि तुम्हें सड़क के किनारे खड़ा कर दें तो आने जाने वाली गाड़ियां हमेशा धुआं छोड़ते रहती है और वो धुआं जो छोड़ती है वहाँ श्वास लेने में तुम्हें तकलीफ होगी। तो दैट इज़ द पॉल्यूशन, वही तो पॉल्यूशन है। कहीं आग जला हुआ है, वहाँ से धुआं निकल रहा है और वहाँ पर तुम खड़ा हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। तो दैट इज़ द पॉल्यूशन, वहाँ पर पॉल्यूशन है, इसीलिए तुम्हें श्वास लेने में दिक्कतें आ रही है। सबस्टांसेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो सबस्टांस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? तो सबस्टांसेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स।
एयर पॉल्यूशन देख रहे हैं। इन सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज आर द चीफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स। हमारी सिटीज में, हमारे शहर में या इंडस्ट्रियल एरिया जहां फैक्ट्री ज़्यादा है, वहां मेन जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स है, चीफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स है, वो है आपका ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी, जितने भी कार, ट्रक, बस, टेम्पो, ये सब, एंड फैक्ट्रीज। ये ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज जो है दो मेन चीफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं एयर पॉल्यूशन के। दे इमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस प्रोड्यूस करते रहते हैं। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह तो हानिकारक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह बहुत हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। These two gases are not good for our health. They also emit solid pollutants such as unburnt carbon particles from fuels. और कुछ unburnt particles भी ये लोग हमेशा emit करते हैं from fuels। जैसे कि आप किसी ढाबे पर जाओ, वहाँ जो भोजन बन रहा है वह कोयला से बन रहा है ना, लकड़ी जलकर बन रहा है, तो वहाँ से भी pollutants निकल रहे हैं, है ना, सॉलिड पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं। Some of the emitted substances such as carbon monoxide, sulfur dioxide and compounds of poisonous metals like lead are harmful for us. अब इस तरह से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका गाड़ी से निकल रहा है, और इसमें साथ ही साथ लेड पॉइजनस मेटल्स निकल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेचुरल एजेंट्स में ऑल्सो कॉज पॉल्यूशन। और कुछ नेचुरल एजेंट्स भी हैं जो कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और पॉल्यूशन के कारण हैं। वोल्केनोज फॉर एग्जाम्पल रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डस्ट, एश एंड पॉइजनस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। वोल्केनोज तो आपके सिटी में होता नहीं है ना, आपके सिटी में वोल्केनोज तो थोड़ी हो रहा है। वोल्केनोज ऐसे जगह पर हो रहा है जहाँ कोई सिटी ही नहीं है, जहाँ कोई आबादी ही नहीं है, तो वो पॉल्यूशन हमें कोई हार्म्स नहीं पहुँचा रही है। पहला तो ये पॉल्यूशन हमें कोई हार्म्स नहीं पहुँचा रही है, लेकिन फिर भी यह एयर को पॉल्यूटेड करती है ना, उस बड़े से एरिया में एयर को पॉल्यूटेड करती है। वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी, है ना, विस्फोट हुआ, पूरा गैस, लावा सब निकलता है, तो बहुत सारे तरह तरह के गैस निकल रहे हैं, ठीक है ना। सो मेनी पॉइजनस गैसेज रिलीज्ड ड्यूरिंग द वोल्केनोज। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर का लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब ये जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कितने लेयर्स में? 5 लेयर्स में। किस आधार पर? कि एयर का कंपोजिशन किस लेयर में कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, और भी दूसरी प्रॉपर्टीज के अनुसार हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम द लेयर्स आर कॉल्ड। अगर बॉटम से हम लेना शुरू करें जहां हम रहते हैं, तो वहां पर जो फर्स्ट लेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर रहता है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद रहता है कौन सा लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर है मेजोस्फेयर। फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फेयर। फिफ्थ लेयर जो कौन सा है? एक्सोस्फेयर। तो 5 लेयर आपको याद रखने हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या रहेगा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के आफ्टर एक्सोस्फेयर। आप जहां रह रहे हैं, हम जहां रह रहे हैं, इससे 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो है ट्रोपोस्फेयर का। यानी हमारे ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो 10 किलोमीटर ऊपर तक का जो एयर का जो एटमॉस्फेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक का एयर का जो रेंज है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एयर का रेंज है उसे कहते हैं मेजोस्फेयर। और 50 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का जो एयर का रेंज है उसे कहते हैं थर्मोस्फेयर।
और 400 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ, मोर देन 400 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ, तो वो एयर है जो आपका क्या है, एक्सोस्फेयर्स। तो ये 5 लेयर है आपके एटमॉस्फेयर के। ओके, ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसका, ट्रोपोस्फेयर, जिस लेयर में हम लोग रहते हैं। द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। एयर की सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह कहाँ है, किस लेयर में है, तो ट्रोपोस्फेयर में है। और सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर का, तो ट्रोपोस्फेयर है। About 3/4 of the mass of the atmosphere is contained within this layer। पूरा एटमॉस्फेयर ले लो, ठीक है ना, जीरो से लेकर के हजारों किलोमीटर तक का जो एयर एटमॉस्फेयर का जो रेंज है, उसे अगर ले लो तो मात्र 0 से 10 किलोमीटर तक का जो यह ट्रोपोस्फेयर है, इसमें 3/4 3/4 आपका एयर है, एयर का मास है। कहाँ, ट्रोपोस्फेयर, यानी 75% एयर का वेट किस लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में है। द एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर एबव द इक्वेटर, बट ओनली अबाउट 8 किलोमीटर एबव द 2 पोल्स। और इस ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है ना, वो हमारी अर्थ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अगर इक्वेटर पर देखें तो 0 से 18 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ, 0 से 18 किलोमीटर तक। याद रखना, 18 किलोमीटर तक, 18 वर्ष जब होता है तो गर्ल्स की शादी करने का मिनिमम एज कितना है, 18 ईयर्स। तो याद हो गया, 18 किलोमीटर गर्ल्स का मैरिज का जो एज है वही। और 18 में से 1 हटा दो तो बच गया 8 किलोमीटर है दोनों पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ट्रोपोस्फेयर जो है वो 8 किलोमीटर तक है। और इक्वेटर पर कितना किलोमीटर तक है, तो 18 किलोमीटर एबव द इक्वेटर। याद हो गए सभी को। द ट्रोपोस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ट्रोपोस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हम लोगों के लिए। इट प्रिवेंट्स डेज फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट एंड नाइट्स फ्रॉम बिकमिंग वेरी कोल्ड। यह बचाता है हमें, कौन, ट्रोपोस्फेयर, दिन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से, दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो उससे बचाता है, और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, एकदम कपकपाने वाली, इससे बचाने वाला कोई लेयर है तो वो है ट्रोपोस्फेयर। 5 लेयर्स है, उस 5 लेयर्स में से ट्रोपोस्फेयर ही एक ऐसा लेयर है जो कि हमें दिन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से, वेरी हॉट से, और नाइट को बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से बचाती है। विदिन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव अप। और इस ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। माने जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है कैसे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इन द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर जो है कितना है आपका इक्वेटर पर, 0 से लेके 18 किलोमीटर तक। क्लियर है, 0 से 18 किलोमीटर तक। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर हैं। Most of the water vapor, clouds and dust particles of the atmosphere are found in this layer. The troposphere gets its name from Greek word tropos, which means turning. ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जितने भी वाटर वेपर है वो ट्रोपोस्फेयर में। क्लाउड्स, जो बादल आकाश में बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ट्रोपोस्फेयर में। डस्ट पार्टिकल्स किस में है, तो ट्रोपोस्फेयर में। क्लियर। ट्रोपोस्फेयर जो वर्ड है ट्रोपोज, ग्रीक वर्ड ट्रोपोज से बना है ट्रोपोस्फेयर, जिसका मतलब होता है टर्निंग। दिस इज बिकॉज ऑल द वेदर चेंजेस दैट वी एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। ऐसा इसलिए नाम रखा गया ट्रोपोज, मतलब टर्निंग, मतलब बदलते रहना, क्योंकि हमेशा यहाँ वेदर चेंज करते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। देखे हो ना, कभी समर तो कभी विंटर, कभी कभी रेनी सीजन, है ना। इस तरह से यहाँ वेदर हमेशा चेंज होते रहते हैं। किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। वेदर चेंजेज इन द ट्रोपोस्फेयर, नॉट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर चेंज नहीं होता है,
ट्रोपोस्फेयर में चेंज होता है। ये 0 से 18 किलोमीटर का जो एरिया है ना ट्रोपोस्फेयर, इसी में वेदर चेंज होता है। इसी ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर पाए जाते हैं, इसी ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स दिखाए जाते हैं, इसी ट्रोपोस्फेयर में रेनिंग होती है अर्थ पर, इसी ट्रोपोस्फेयर से। The upper limit of the troposphere is marked by the tropopause, where the general decrease in temperature with altitude stops. और जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपर का जो लिमिट है 18 किलोमीटर तक जाता है, उस लिमिट को उस लाइन को, उस बाउंड्री लाइन को जो ट्रोपोस्फेयर को एंड कराता है उसे कहते हैं ट्रोपोपाउस। क्या कहते हैं? ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस क्या है? लास्ट बाउंड्री लाइन है आपका ट्रोपोस्फेयर का। स्ट्रेटोस्फेयर नेक्स्ट जो है वह है हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सा लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज above the troposphere and extends to about 50 kilometers above the Earth's surface. A part of the stratosphere is known as the ozonosphere, as it has the maximum concentration of ozone in the atmosphere. अब इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपका 50 किलोमीटर तक 18 to 50 किलोमीटर आपको यहाँ से ले लीजिए, धरती से ले लीजिए 50 किलोमीटर ऊपर तक, है ना। 18 से 50 किलोमीटर तक आपको, यानी नेक्स्ट 32 किलोमीटर्स आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट 32 किलोमीटर का जो रेंज है वह है स्ट्रेटोस्फेयर। धरती से 50 किलोमीटर ऊपर तक, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ रेंज है? 18 से 50 किलोमीटर। यानी आप धरती से ऊपर गए, 18 किलोमीटर पहुँचे, ट्रोपोस्फेयर एंड। अब 18 किलोमीटर के बाद शुरू हो गया किसका रेंज? स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया। और स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक है। और इसी लेयर में, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन का, ओजोन का एक लेयर पाया जाता है जहाँ की ओजोन गैस बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये स्ट्रेटोस्फेयर है ना, तो पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक जो ये रेड वाला जो एरिया देख रहे हो, ये ओजोन का लेयर का एरिया, यानी एक एरिया है जहाँ की ओजोन गैस रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वहाँ ओजोन है। Ozone protects us by absorbing the harmful ultraviolet rays of the sun. The ozonosphere becomes quite warm by absorbing these rays. यह ओजोन का लेयर हम लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह ओजोन हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से। जितनी भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको यह ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस ओजोन के नीचे जाने ही नहीं देता है। यह एक ऐसा लेयर है, ओजोन लेयर, जो ऑल टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज को यह एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इसके नीचे तो ये इसे प्रवेश करने ही नहीं देती है, जिससे इसे एब्जॉर्ब करने के चलते यह ओजोनोस्फीयर बहुत गर्म हो जाता है, क्वाइट वार्म, बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। मेजोस्फीयर, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वह है आपका मेजोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या है? मेजोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर तो समझ गए 18 to 50 किलोमीटर। द मेजोस्फीयर लाइज एबव द स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आपका मेजोस्फीयर का रेंज है। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 80 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, और इसका जो रेंज है वह आपका 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर। अगला जो 30 किलोमीटर है वह आपका मेजोस्फीयर का एरिया है। मात्र 30 किलोमीटर का जो एरिया जो है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, ये क्या है? मेजोस्फीयर। In this layer, the temperature decreases with altitude and falls as low as -85 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इस लेयर में, इस टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करते करते -85 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सोच लो कितना लो टेम्परेचर है। पानी रखोगे तुरंत बर्फ़ बन जाएगा। -85 डिग्री सेल्सियस, -2.5 डिग्री से बढ़ते 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 -85 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मेटेरोर्स इंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द मेजोस्फेयर। अब क्या है कि यह लेयर तो बहुत ठंडा है, और मेटेओर्स, आग का गोला दूसरे जगह से आ रहा है, तारा से टूट करके आ रहा है, उसी से मेटेओर्स कहते हैं। जैसे ही मेजोस्फेयर में पहुंचा तो ये तो गर्म रहता ही, ठंडा के चलते क्या होता है उसमें आग लग जाता है। गर्म और ठंडा मिला, दोनों के घर्षण से आग लगा, और इसी लेयर में मेजोस्फेयर में ही उसकी पूरी गर्मी जो है शांत हो जाती है।
गर्मी को मिला ठंडा, कहीं आग लग गया डाल दो पानी, तो ठंडा से वो क्या होगा, बुझेगा ही। और वो भी -85 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, वो तो पूरा ठंडा करेगा। तो मेटेओर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। ओके, और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, गुड बाय।